इकोनॉमिक्स एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। ये हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का ना चैप्टर 1 है। ठीक है, देखिए सीधा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है ये इस पे जंप करें इससे पहले बच्चों और भी कुछ छोटा मोटा चीज जानने को जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग का एमसीक्यू में ना क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू में वो पूछ सकता है, इसे वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए भाई कि इकोनॉमिक जो वर्ड है उसका ओरिजिन किस वर्ड से उठाया गया था? तो ग्रीक वर्ड से उठाया गया था। ठीक है, उसका मतलब क्या हो, कौन सा वर्ड उठाया गया था? उसका मतलब क्या उठाया गया था? वर्ड उठाया गया था आपका इकोनोमिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ये हम लोग का एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो इस तरह का छोटा मोटा चीज देखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या देखे, इकोनॉमिक जो वर्ड है ये उठाया गया था किससे? ग्रीक वर्ड से। क्या वर्ड था वो? इकोनोमिया, जिसका मतलब क्या था? आपका हाउस होल्ड। ये दूसरा पॉइंट जो हम लिख रखे हैं ये आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस समझने पर्पज के, नॉलेज पर्पज के लिए था कि 19th सेंचुरी से ना 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं हुआ करता था बच्चों। उससे पहले हम लोग क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। बस समझने पर्पज के लिए है। ठीक है, मेन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आप देख रहे हैं इसको मोड़ देने वाले जो पर्सन थे वो कौन था? आप कौन थे? एडम स्मिथ थे। ठीक है, अब यहां से चलिए सीधा देखना स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बच्चा लोगों के साथ एक बहुत अजीब सा कंफ्यूजन होता है। अब जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि जो जन्मदाता है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र के, तो बहुत लोग क्या लगता है ना कि अब जैसे लिखा हुआ क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बच्चा लोग क्या एज्यूम कर लेता है कि भाई कहीं भी वो पढ़ता हो, चाहे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, किसी भी चीज का, चाहे हम लोग कॉमर्स, चाहे जनरल, किसी भी चीज का, तो फादर वर्ड लोगों को सुन सुन के क्या लगता है भाई कि इन लोगों को हर चीज आता होगा। ठीक है, ये उन लोगों को लगता है क्या इसको, इन लोगों को हर चीज यानी कि एवरीथिंग इन लोगों को उसके बारे में जानकारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये फादर का दर्जा दिया गया भाई क्योंकि इन लोग ना बैकबोन इकोनॉमिक्स का, इन लोग समझिए एक प्रकार से बैकबोन खड़ा किया है, मेन पिलर, फंडामेंटल पिलर्स खड़ा किया है। ठीक है, ये लोग सब कुछ नहीं जानता था बच्चों। जैसे अगर आप क्लास 10 में वो जो पढ़ के आए होंगे, देखिए एक पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े थे बच्चे, क्लास 10 का एनसीईआरटी में था। अगर आपको ठीक से याद होगा तो हम याद दिलाए, उसको एक आदमी नहीं बना दिया था उस प्रोडक्ट टेबल को, बहुत सारा साइंटिस्ट का मेहनत था। ठीक है, एक दिन में कोई नहीं बनाता, समय के साथ धीरे 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 वो प्रोग्रेस करता है और धीरे धीरे वो अच्छा बनते चलता है। सेम लाइकवाइज इकोनॉमिक्स के साथ भी है, इकोनॉमिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो फादर बोलने का मतलब यह समझ ले भाई इसको हर चीज आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, सो देखिए ये जो यहाँ से जो चार अलग अलग जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है ना, ये हम लोग को संदीप गर्ग का किताब में स्टैटिस्टिक्स में था, तो हम इसमें यहाँ उठा डाल दिए इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ था इसलिए। अब याद क्या रखना है एडम स्मिथ को लेकर के भाई कि इनको क्या दर्जा मिला? टाइटल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। इनका एक ये देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत लोग बहुत सारा डिफिनेशन दिया है, तो सब डिफिनेशन को क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे? नहीं, सब कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? हम लोग फोकस करेंगे किसमें? की वर्ड्स को। जैसे क्या एडम स्मिथ जो डिफिनेशन दिए थे वो मेनली फोकस किए थे क्या? साइंस ऑफ वेल्थ। फोकस कीजिएगा क्या? वेल्थ वर्ड पे। ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ इनका डिफिनेशन में इसी नाम पे फेमस है, और उनका डिफिनेशन ही बहुत छोटा है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, बस इतना ही बोल लेते हैं। डिटेल में आप जाने जरूरत नहीं है। इस पे एक और चीज आपको याद रखना क्या है, ये जो बुक लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक पब्लिश हुआ था कब? 1776। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनका डिफिनेशन क्या होता है? साइंस ऑफ वेल्थ। किताब लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश होता है 1776। क्लियर? फिर क्या है, एक और ऑथर है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो डिफिनेशन दिए थे ये मेनली ह्यूमन वेलफेयर यानी कि सोसाइटी के ऊपर दिए थे। याद रखिएगा कीवर्ड्स क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। बुक का नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं, खासकर अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। ठीक है, तो ये कीवर्ड सब है। फिर हमको सबसे अच्छा डिफिनेशन इनका लगता है लियोनार्ड रॉबिन्स का। ये डिफिनेशन किस पे दिए थे? ये डिफिनेशन दिए आपका स्कार्सिटी पे। किस पे दिए? स्कार्सिटी पे। यहाँ पर जिक्र किए थे वर्ड, कीवर्ड याद रखिएगा, एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप 95 मार्क्स से मतलब टच कीजिए, 95% मार्क्स को टच कीजिए, इकोनॉमिक्स से आपको 95 प्लस जाए, तो हर छोटा मोटा चीज आपको आना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको हम एक बात बता दें, 80 से लेके 85 तक, लगभग 85 तक मार्क्स आपका ठीक ठाक पढ़ाई में आ जाएगा। अगर आप अच्छा मेहनत किए, ठीक ठाक मेहनत किए, आ जाएगा। बट ये जो 90 से जो प्लस जाने वाला बात जब आने लगता है ना बच्चों, तो उसके जब आपको फिर हर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिटेल में हर छोटा मोटा चीज भी लेके चलना पड़ेगा, तो जाके वहां तक पहुंचिएगा। ठीक है, तो ये जरूरी होता है हर चीज देखना। ठीक, फिर पॉल सैमुअल्सन, इनका डिफिनेशन में क्या फोकस करेंगे कि भाई इनका जो डिफिनेशन था ये आपका मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया हुआ। ठीक है,
तो 4 बताएं, बहुत है, मोर देन एनफ, बहुत है। पॉल सैमुएल्सन किस पे फोकस किए थे? ये फोकस किए थे भाई ग्रोथ पे, ठीक है। आपका रॉबिन्स किस पे फोकस किए? रॉबिन्स फोकस किए आपका स्कार्सिटी पे। अच्छा, इसका मतलब क्या? स्कार्सिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस, और क्या? स्कार्सिटी का मतलब क्या है? सिंपली लिमिटेड रिसोर्सेस। बाद में आपको डिटेल में हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अल्फ्रेड मार्शल ये मेनली फोकस किया किस पे? वेलफेयर पे। किसका वेलफेयर? अबे सोसाइटी का वेलफेयर, और किसका वेलफेयर कीजिएगा? पड़ोस का तो नहीं कीजिएगा, वो भी बेचारा सोसाइटी में ही आता है। एडम स्मिथ किस में आ जाएंगे? साइंस ऑफ वेल्थ पे। इनका डिफरेंस किससे फोकस किया गया? वेल्थ पे। अगर मान लीजिए कोई, अब एग्जाम में क्या होगा, मान लीजिए ऐसे लंबा लाइन लिख दिया, ठीक है, 4-5 लाइन कुछ लिख दिया, अब बोला भाई के बताओ लियोनार्डो रॉबिन्स का कौन सा है, तो बस आपको कीवर्ड्स क्या खोज के निकालना है? कीवर्ड्स खाली खोज के निकालना है, क्या? स्कार्सिटी, ठीक है। तो मेनली फोकस कीजिएगा किस पे? कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स हम सबको लिख दिए, तो जैसे लिखा एडम स्मिथ का आपका साइंस ऑफ वेल्थ, मार्शल का वेलफेयर, रॉबिन्स का स्कार्सिटी, आपका पॉल सैमुएल्सन का ग्रोथ, ये सब क्या कीवर्ड्स है, ठीक। तो चलिए हो गया। ये देखने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट जेम केन्स, ये समझ लीजिए पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ नहीं करता था, ठीक है, सिर्फ माइक्रो हुआ करता था, बाद में ग्रेट डिप्रेशन के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। तो उसको अगर आप पढ़ना चाहे तो हम ऊपर में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, वो अब सीधा यहाँ से देखिए। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, और रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इसको ना हेडिंग वाइज ना लिख करके क्वेश्चन फॉर्मेट में डाल दिए, ताकि ना कन्वीनियंट हो, सीधा क्वेश्चन देके आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, और रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू चैलेंज और एलोकेटिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों? कि लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसमें आपको जो चॉइस करना पड़ता है ना, मेन प्रॉब्लम, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है क्या? कि देखिए लिमिटेड, यहाँ पर आंसर भी वही है। कॉजेज क्या है? तो कॉजेज मैंने वही कहा, कॉजेज है मेन क्या है, देखिए इसी ऑर्डर में याद कीजिएगा तो आसानी होगा। कि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड, ऐसे बोलिए ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज। ये क्या सीक्वेंस अच्छा बैठता है, ठीक है। जैसे कैसे क्या बोले, देखिए सबसे पहले क्या है भाई? अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स बोलने का मतलब क्या? कि ह्यूमन बीइंग्स है भाई, बहुत सारा डिजायर होता है, ये उसका अनलिमिटेड डिजायर होता है भाई, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये खाएंगे वो पियेंगे, ऐसे कमाएंगे ऐसे घूमेंगे, दुनिया भर का इन्फानाइट डिजायर, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स होता है, बट उन सभी वांट्स को पूरा करने के लिए उतना अनफाइनाइट इन्फानाइट टाइप से रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्स क्या आपका? फाइनाइट है, लिमिटेड है। तो रिसोर्सेस क्या आपका? लिमिटेड, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्स के साथ और क्या भाई? लिमिटेड रिसोर्सेस आप अल्टरनेट यूज, या इसी को बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब भाई जो रिसोर्स भी जो लिमिटेड है, उसमें भी हम लोग को चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस करना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में हम लिख रखे हैं पेट्रोल, हम आपका दूसरा एग्जांपल देते हैं मिल्क का, ठीक है। इंडिया में सबसे नामी कंपनी कौन है दूध को लेकर के? अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, काफी नामी है इंडिया में। अब अमूल के पास, चलिए वो बहुत बड़ा मिल्क का वो कंपनी है, तो उसके पास भी तो दूध एक लिमिटेड अमाउंट में होगा ना। इसके पास भी जो दूध का जो क्वांटिटी होगा वो भी तो एक लिमिटेड में होगा ना। ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर का दूध का गंगा उसके पास बह रहा है, ऐसा तो है नहीं, एक लिमिटेड ही उसके पास भी स्टॉक है। तो अब अमूल कंपनी को डिसाइड करना पड़ता होगा ना कि कितना डायरेक्ट मिल्क की तरह सीधा बेच दे कस्टमर को, अमूल का दूध मिलता है, कितना का वो दही बना दे, कर्ड बना दे, कितना का वो पनीर बना दे, है कि नहीं। अमूल का आपका सॉफ्ट ड्रिंक टाइप से भी मिलता है, उसका छाछ मिलता है, बटर मिल्क वाला ड्रिंक मिलता है, ठीक है, अमूल कूल भी मिलता है। तो दूध का इस्तेमाल करके बनेगा ना वो सब। तो यहाँ पर क्या भाई, उसको चॉइस करना पड़ रहा है कि भाई पहले क्या ज्यादा बनाए। अगर उसके पास मान लीजिए 1000 लीटर, जैसे एज्यूम कीजिए कि उसके पास 1000 लीटर दूध है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना डायरेक्ट रॉ दूध का फॉर्म में बेच दें, कितना दही बना के बेच दें, कितना पनीर, कितना ये, क्योंकि उसके पास तो है तो 1000 ही। अब वो बेचेगा किसको? बेचेगा अधिक अधिक दूध कहाँ लगाएगा? अधिक उसी में लगाएगा भाई जहां पर उसको बेनिफिट ज्यादा मिले, ठीक है। सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो कि उसको क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होना चाहिए उसको? मैक्सिमम बेनिफिट मिले, है कि नहीं। तो ये होता है आपका लिमिटेड रिसोर्स बोलने में। पेट्रोलियम के साथ भी वही है, पेट्रोलियम को जब उसको रिफाइन करते चलिएगा तो उसका बायो प्रोडक्ट निकलता है, वो सब भी काम का आता है, ठीक। तो इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखिएगा बच्चों, तो आपको लिए अच्छा रहेगा कि भाई ह्यूमन, इंसान है क्या? ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स बट देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड उस लिमिटेड रिसोर्स में भी क्या हम लोग को चॉइस करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है भाई, ठीक है। चूज क्यों करना पड़ता है? ऑब्वियस, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हम लोग का लिमिटेड है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, इसको बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों हुआ, सो एक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि सेंट्रल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ये तीनों को बोलते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, उसी के अंदर आता है वो, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, और फॉर होम प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। ये है तीन, क्या है आपका आपका सेंट्रल प्रॉब्लम, याद रखिएगा कीवर्ड्स यहाँ पर, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये क्या है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये है हम लोग का सेंट्रल प्रॉब्लम, और ये क्या था, ये था हम लोग का इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चा लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है बहुत बार। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में तो केवल तीन है कि भाई कितना क्वांटिटी बनाए, कैसे बनाए, और किसके लिए बनाए। अब अगर एक नंबर दो नंबर में आपसे पूछा कि भाई व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम, तो सीधा ये तीन लिख के खत्म कीजिए, एक नंबर में पूछा तो बहुत है। लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी एक को उठा के पूछ दिया है, इसमें से किसी एक को स्पेसिफिक उठा के पूछ दिया, तो आंसर कैसे लिखेंगे आप तो देखते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भाई एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस, या और घुमा के पूछ सकता भाई व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट टू प्रोड्यूस, कुछ भी, अब मेरे एक्सप्लेन करना है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि भाई किस गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, किस तरह का गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। क्या हम लोग कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें जैसे राइस या व्हीट, क्या हम लोग कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें जैसे मशीन प्लांट ये सब, क्या हम लोग सिविल गुड्स जैसे ब्रेड बटर ये सब को इस्तेमाल करें, क्या हम लोग वॉर गुड्स बनाए, गन टैंक्स, किस तरह का गुड्स को बनाया जाए। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस में यही लिखेंगे कि भाई किस तरह का गुड्स को बनाया जाए। दूसरा क्या लिखेंगे, एक बार जब डिसाइड हो गया कि भाई किस तरह का गुड्स बनाना है, ऑब्वियस है भाई एक कंट्री को सभी गुड्स का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर जितना भी हम गुड्स, यहाँ पर जितना भी हम गुड्स लिख रखे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग केवल कंज्यूमर गुड्स बना देंगे बाकी गुड्स नहीं बनाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों। एक देश को हर चीज का जरूरत पड़ता है, तो सारा गुड्स को बनाया जाएगा, ठीक है, और प्रायोरिटी भी रखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए वॉर का समय चलता है, तो वॉर में मैक्सिमम फोकस गवर्नमेंट करेगी भाई हम लोग वॉर गुड्स बनाएंगे, वो वॉर चल रहा है। तो अगर सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो हर तरह का गुड्स बनाने का फोकस करते हैं, सब कुछ को ले देके चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या है भाई कि कितना क्वांटिटी में बनाए। एक बार डिसाइड हो गया भाई कि चलो ये बनाना है, ये चार चलिए आइटम बनाते तो कितना कितना बनाए, उसके बाद क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल डिसाइड कैसे करते हैं भाई, डिसाइड होगा वैसे कि ऐसे बनाया जाए कि मैक्सिमम मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन टू सोसाइटी, मतलब सबको मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि जितना भी लोग हैं, भाई कंज्यूमर का भी काम हो जाए बिजनेसमैन का भी काम हो जाए, देश का भलाई के लिए आर्मी का भी हो जाए। तो ऐसे बनाएंगे कि सबका सेटिस्फैक्शन हो जाए, किसी को कमी ना पड़े सोसाइटी में, ये सब सोसाइटी के अंदर आता है हम लोग का। तो गुड्स को कुछ इस क्वांटिटी में बनाएंगे कि सबको सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये तीन पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि किस तरह का गुड्स बनाए, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या गुड्स बनाए, पहला में क्या बनाए, व्हाट कितना बनाए मतलब क्या बनाए, दूसरा कितना क्वांटिटी बनाए, और तीसरा उसका गाइडिंग प्रिंसिपल। और गाइडिंग प्रिंसिपल क्या भाई कि ऐसा गुड्स बनाएंगे जो सबको सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर, देखिए गवर्नमेंट मेरे टाइमिंग डिसाइड होता है, मेनली टाइम पर निर्भर करता है गवर्नमेंट करेगी क्या। तो बस ये बात है, गवर्नमेंट टाइमिंग पे डिसाइड होता है बच्चों। अब सोच के देखिए 1947 जिस समय देश आजाद हुआ था, उस टाइमिंग में मेनली हम लोग खाने के लाले पड़ा हुआ था, खाने को दिक्कत था भाई, तो आप लोग डिफेंस में कहाँ ध्यान देते हैं, तो पूरा फोकस कंज्यूमर गुड्स में, भाई दाल चावल पूरा फोकस करें हम लोग। फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन किए, दुनिया भर का मेहनत किए। अब हम लोग मॉडर्न एरा में खड़े हैं, यहाँ पर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो गवर्नमेंट फोकस करती है बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो टाइमिंग मैटर करता है सही मायने में। फिर क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। तो उसी को पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, ये प्रॉब्लम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है किस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करें गुड्स को प्रोडक्शन में लाने के लिए। मेनली दो तरह का टेक्निक है, एक लेबर इंटेंसिव और दूसरा क्या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे लेबर लोग हो, तो लोग लेबर का इस्तेमाल करके गुड्स को बनाएगा, ठीक है। मोर लेबर, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या इंडिया, ठीक, इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जहाँ मशीन हो, कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटल यहाँ पर हम बोले हमारा मशीन को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो जहां पर मेनली मशीन सब ज्यादा है, बड़ा बड़ा हैवी प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर गड़ा हुआ, तो लोग ऑब्वियस है वो लोग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका यूएसए, आपका चाइना, ये सब, ठीक। और दूसरा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है भाई, एक तो क्या कैसे बनाए, पहला वो डिफाइन करना भाई क्योंकि प्रॉब्लम है क्या, तो भाई हम लोग मेनली कैसे बनाएंगे पहले लिख दिए। दूसरा में लिखे कि किस तरह का टेक्निक बनाएंगे, दो टेक्निक है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। गाइडिंग प्रिंसिपल डिसाइड करता है भाई कि दोनों, देखिए मेनली आप लोग हम लोग क्या सोच लेते हैं ना भाई, किसी एक को इस्तेमाल करना है, नहीं बच्चों, मेनली हम लोग क्या सोच लेते हैं कि या तो लेबर को ही करेंगे या तो कैपिटल को करेंगे। ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में, हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन को कुछ ऐसे चूज करते हैं कि जहां पर क्या है आपका मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट, भाई मैक्सिमम आउटपुट हो और जित कम से कम खर्चा हो, मेरा काम भी एकदम टॉप नॉच का हो, फर्स्ट क्लास, और मेरा खर्चा भी मिनिमम है। तो इन दोनों का इस्तेमाल पे ही वो बनता है।
जैसे कैसे, देखिए हम आपको उदाहरण देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हम लोग एकदम हार्डकोर टाइप से डिसाइड नहीं कर लेते कि हम क्या इसी को इस्तेमाल करेंगे, क्या इसी को इस्तेमाल करेंगे। भाई इंडिया है तो केवल यही करेगी, अमेरिका है या चाइना तो केवल यही करेगी। अरे वो बुक में लिखा था, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बिल्डर हैं, घर बनाते हैं। अब मान लीजिए, अब आपको आपका एक छत को ढलाई करना है, ठीक है, छत का ढलाई करना है। ढलाई समझते हैं, कंक्रीट का छत को होता है ना, उसको ढलाई करना है। तो मान लीजिए उसका वो बहुत छोटा सा छत है, मान लीजिए मुश्किल से वो 100 स्क्वायर फीट का है। चलिए इसको कम कर देते हैं, और 500 स्क्वायर फीट का छत है, ठीक है। 500 स्क्वायर फीट छत, एक एक छत है 500 स्क्वायर फीट का। अब आई होप हमको आइडिया हो कि भाई 500 स्क्वायर फीट कितना होता है। मोटा मोटी समझ लीजिए 1 डिसमिल का है। अब आई होप इतना मतलब आपको 1 डिसमिल का मतलब पता हो। 1 डिसमिल, हालांकि 1 डिसमिल में 436 होता है, तो 1 डिसमिल जैसा मान लीजिए। अब उसको ढलाई करना है बच्चों, मान लीजिए। तो यहाँ पर वो जो बिल्डर होगा वो क्या करेगा, अरे वो 4-5 लेबर को ले जाएगा, वो 4-5 लेबर को ले जाएगा, वो कर देगा। वो लोग तो कोई मेहनत नहीं है, वो भाई लेबर लोग एफिशिएंट है। पर यहीं पर अगर किसी उसी जगह पे किसी साइट में मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट को ढलाई करना है। अरे अगर लेबर को ले गया ना यहाँ पर, तो वो लोग अगला दिन तक 2-4 दिन तक करना पड़ जाएगा। और आपको ढलाई के बारे में समझ लीजिए, जब ढलाई होते रहता है ना छत का, तो काम रुकना नहीं चाहिए बीच में, वो चलते रहता है। वो रुक जाएगा तो फिर ढलाई ठीक से होगा नहीं। तो इस जगह पे क्या चाहिए, इस जगह पे चाहिए क्या, मशीन, ठीक है। अब यहाँ मशीन का मूवमेंट में फिर कॉस्ट बढ़ेगा। अब सोचिए इसी मशीन को अगर आप यहाँ पर, अब बोलेगा सर इसी मशीन को यहाँ भी ला कर सकते थे। अरे यार ले जाइएगा तो वो मशीन हवा में उड़ के तो नहीं पहुंच जाएगी। इस मशीन का मूवमेंट में इतना कॉस्ट आ जाएगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। तो सब कुछ देख के करना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऐसे चूज करते हैं, भाई छोटा जगह है तो लेबर ले गए, बहुत हैवी जगह है ना मशीन लेके चलो। तो देखना पड़ता है। लेबर क्या है, दिन भर का 40, 300, 400, 500 ऐसे लोगों का तिहाड़ी रहता है, मजदूरी रहता है, वेजेस रहता है। तो वो अगर दिन भर में 2000 का खर्चा में अगर बन जाए, बात खत्म। 4-5 लेबर कर देगा, बहुत है। पर अगर मशीन को लेगा ना, तो उतना को तेल पी जाएगा जितना वो जाने में लगा देगा, उसको चलाने वाला अलग से होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं कि भाई जहां पर जो सस्ता पड़ जाए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ बच्चों गाइडिंग प्रिंसिपल में कि मैक्सिमम आउटपुट निकले और मिनिमम कॉस्ट हो। क्लियर। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मत कीजिएगा, अब ये वाला तीसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये यहाँ पर बच्चों लोग काफी कंफ्यूज होता है। एक्सप्लेन हुम टू प्रोड्यूस या फिर बोलिए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होम टू प्रोड्यूस बोलने का मतलब भाई किसके लिए बनाया जाए, वेदर टू रिच पुअर पीपल और रिच पीपल, किसके लिए बनाया जाए। तो जनरली सब बच्चा लोगों को क्या होता है, लोग इमोशंस में आता है, भावनाओं में आ जाता है, और तुरंत बोल देगा सर गरीब लोगों के लिए पहले बनाना चाहिए, रईस लोगों के लिए क्यों बनाया जाए। ऐसे देखिए ये जो आपका जो इमोशंस है ना, इसको जो साइड लाइन रखा कीजिए, ठीक है। सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना, दया दृष्टि दिखाना वो अपने जगह पे है, और देश चलाना अपने जगह पे है। वैसे देश रन नहीं करता है। आप सीधा पुअर लोग को अच्छा और अमीर लोग को बुरा क्यों सोच के बैठे हुए, ऐसे ऐसे बैठिएगा तो कभी कभी नहीं समझ पाइएगा, देश को समझ नहीं पाइएगा। बस नॉर्मल इंसान की तरह ही बस खाली बुरा भला बोलिए गवर्नमेंट को या आम जनता, किसी को भी, या रईस आदमी को बुरा भला बोलिए, वैसे वर्क नहीं होता है, ठीक है। अगर अमीर गरीब दोस्त है तो अमीर आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा आप लोग जो सुनते हैं ना कि आपका हक मारे, कोई यहाँ पर किसी का हक नहीं मारे। यहाँ पर बिजनेसमैन, आप आज आप बुरा भला कितनों बिजनेसमैन को बोलिए, लेकिन जिस समय आप बिजनेसमैन बनिएगा ना, सेम चीज कीजिएगा, कुछ अलग नहीं कीजिएगा, सेम चीज। बिजनेसमैन सिंपली भाई मैं प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ, आप भी जब मेहनत करते हैं तो अपना कुछ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, भलाई के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। तो बिजनेसमैन भी अपना प्रॉफिट के लिए बैठा रहता है, ठीक है। तो अब जो अब बोलेगा सर बहुत के लोग तो ज्यादा ही मतलब खून पसीना, अब वो अलग चीज है, वो अलग मैटर हो गया, उस पर अलग बात डिस्कशन हो सकता है। बट डायरेक्टली दिमाग में यही बैठा लेना कि भाई पुअर लोग अच्छा है और अमीर लोग खराब है, बिजनेसमैन का हम बात कर रहे हैं या आम इंसान का बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। घमंड आ जाना, आप बोल सकते हैं भाई रईस लोग के पास घमंड हो या कुछ भी, वो दूसरा चीज है। और ऐसा नहीं कि गरीब लोग के पास या आपका आसपास में जो लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग घमंड नहीं रखता होगा, नहीं, वो नॉर्मल बिहेवियर उस पर नहीं जाते हैं बच्चों। तो इमोशंस को ना साइड रखा कीजिए, साइड पढ़ने समय, ये तो कुछ सीखिएगा नहीं, वरना वरना इमोशन में भाग करके अगर सारा फैसला करना है तो फिर कीजिए, ठीक है। अब इसमें दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है क्या, एक है आपका, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है आपका फंक्शनल फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक है हम लोग का पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है हम लोग का फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना डिटेल में वो पूछेगा नहीं, यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों लोग को होता है, इसलिए हम बताएं। आप एग्जाम में लिखिए क्या, पहला लिखिएगा पॉइंट तो ये कि भाई होम टू प्रोड्यूस होता क्या, होम टू प्रोड्यूस होता है भाई कि गवर्नमेंट
कैटेगरी डिसाइड करती है कि भाई कि हम गरीब के लिए बनाए कि अमीर के लिए बनाए। पहला पॉइंट तो यही क्लियर। दूसरा पॉइंट में लिखा है क्या कि यहाँ पर दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर, और एक होता है क्या हम लोग का फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक इंजन। इतना भी लिख दीजिएगा बहुत है। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा केवल गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब किसको पहले क्या प्रायोरिटी दिया जाए। तो चलिए पहले समझते हैं। ये पहला पॉइंट तो क्लियर है भाई किसके लिए बनाए, पुअर पीपल और रिच पीपल। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझिए। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ना पर्सनली हेल्प करती है, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे पुअर हो चाहे किसी का भी हो, पर्सनली हेल्प करती है। कैसे, देखिए गरीब, अरे यार एक सेकंड ना, गरीब का क्या है, प्रोग्रेसिव हम लोग का टैक्सेशन रखा हुआ है भाई। रईस लोग से ज्यादा हम लोग टैक्स लेते हैं और गरीब लोग से कम टैक्स लेते हैं तो नहीं लेते हैं, ठीक। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गरीब गवर्नमेंट करती है पुअर लोग का अकाउंट में, ठीक है। पुअर फैमिली जो होता है वो लोग अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है। तो ये क्या, ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या अमीर लोग हेल्प नहीं करती, कैसे नहीं करती है। वो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते रहते हैं, गरीब लोग उसमें कितना चलेगा। मेनली वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए बना हुआ है ना। वो जो मेनली वो तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए मेनली बना हुआ है, बड़ा बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, ठीक है। और उससे आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। ये सबसे आपको क्या होता है, आपको मेनली इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर है। देखिए कहाँ थे, हाँ ये वही है। ये सब लिखे जो नहीं बच्चों, बस याद रखिएगा खाली ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन द वेलफेयर। इसमें मेनली क्या होता है ना पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन भाई कि किसको कितना मिल रहा है शेयर ऑफ इनकम, हु गेट्स एंड हाउ मच शेयर ऑफ इनकम, बस समझने पर्पज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में कि गवर्नमेंट पर्सनली हेल्प करती है सबका, इंडिविजुअली हेल्प करती है, ठीक है। इसे फोकस करती है भाई कि पैसा सबको मिल रहा है कि नहीं, ठीक। जैसे सोशल वेलफेयर इसे को बोला जाता है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंजन। यहाँ पर गवर्नमेंट ये फोकस नहीं करती है कि किसका हेल्प हो रहा है, यहाँ पर मेनली फोकस क्या आता है क्या आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, कि जो जो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है उन लोग को सही कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं, सही उन लोग को पेमेंट या कोई भी जो हकदार है वो हो रहा है कि नहीं। जैसे कि एक लेबर अगर काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, तो उसको भाई उसका सही से वेजेस मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट जब मनरेगा देती है तो एक सफिशियंट अमाउंट का सैलरी फिक्स करती है, ठीक है। दिन का 300 350 जो भी उसका रेट है, ठीक है। इसमें गड्ढा कोड़वाती है गवर्नमेंट 100 दिन तक। आपको आइडिया है कि नहीं पता नहीं, गड्ढा कोड़ने का काम मिलता है इसमें, बहुत वाहियात काम लगता है, लेकिन गरीब लोग ठीक है 100 दिन का रोजी रोटी हो जाता है। फिर कैपिटल, इसमें मान लीजिए आरबीआई डिसाइड, अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली आरबीआई की तरफ से रहती है, तो आरबीआई इंश्योर करती है भाई कि जो नया नया इंटरप्रेन्योरशिप है उन लोगों को लो इंटरेस्ट पे आपको बैंक में लोन मिल जाए ताकि वो लोग बिजनेस स्टार्टअप कर सके। इस पे बस गवर्नमेंट का फोकस होता है भाई कि जो इंजन सब यानी कि जो कंट्री को जो रन करने में जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी को, कि आर वी पेइंग द फैक्टर्स एनफ टू कीप इकोनॉमी मूविंग, यानी कि जो लोग भी उस फैक्टर है, यानी कि फैक्टर में कौन कौन आपका लैंड लेबर वेजेस कैपिटल, सब इन लोगों को सही मेहनत मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर मेनली गवर्नमेंट फोकस करती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और गाइडिंग प्रिंसिपल यही भाई कि जो अर्जेंट नीड होगा, ठीक है, जो अर्जेंट नीड होगा उसी पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी, कि पुअर का ज्यादा फोकस करना जो होता है कि रिच के लिए। जैसा आपको बताया ये सब मेनली ना टाइम का देन है। आपकी जगह मेनली गवर्नमेंट यहाँ पर टाइम पे ही फोकस करती है भाई कि सिचुएशन कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। देखिए सब कुछ अच्छा रहता है तो गवर्नमेंट सब पे ध्यान देती है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट में स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है। तो सिचुएशन मैटर करता है, ठीक है।